मेरा नाम प्रणव मिश्रा है। मैं सिद्धार्थ नगर का निवासी हूँ तथा मैं भी एक छात्र ही हूँ। मैंने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है स्टडी विद प्रणव, तथा मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की तैयारियाँ करवाऊँगा। जहाँ तक हमसे संभव हो सकता है हम आपको पूरा टॉपिक लगभग कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि हमसे कोई गलती हो तो कृपया उसे क्षमा करें तथा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि हम अगली बार से जब कोई वीडियो बनाएं तो फिर उसके लिए हमें पहले ही दिशा निर्देश मिल सके। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जिसमें होगी बायोलॉजी, मैथ, पॉलिटी और हिंदी। पॉलिटी में हम मेनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करेंगे। तो फिर हम लोग अभी चलते हैं पहले बायोलॉजी पे। तो हमारा पहला क्लास होगा बायोलॉजी का। तो आइए चलिए देखते हैं। तो हम पहला अपना जीव विज्ञान का टॉपिक देखते हैं, बायोलॉजी का। तो आइए शुरू करते हैं। हम आपको लिख के पहले से ही प्रोवाइड कराएंगे ताकि हमारा समय कम लगे और हमारा समय बच सके। आइए चलिए बायोलॉजी को देखते हैं। बायोलॉजी जिसे कहते हैं हिंदी में जीव विज्ञान। जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो और लॉजी। बायो का अर्थ होता है जीव तथा लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। तो हम वह विषय जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। तो आप लोगों को पता होगा, जैसे जू के नाम से आपको स्पष्ट हो जा रहा है, जिसमें जीव जंतु होते हैं। आप लोग पहले कहीं गए होंगे, कभी चिड़ियाघर में जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जू कहते हैं। तो जूलॉजी, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। तो जिसमें हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जूलॉजी कहते हैं। तथा ये आता है बॉटनी। बॉटनी जिसमें हम वनस्पति विज्ञान इसे कहते हैं हिंदी में, जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी। अब देखते हैं इनके और इसके जनक के बारे में। तो बायोलॉजी के तथा जूलॉजी के दोनों के जनक एक ही हैं, अरस्तु। क्यों? क्योंकि अरस्तु ने सिर्फ एक ही सिद्धांत दिया था कि बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जीवों के अध्ययन के बारे में ही पढ़ते हैं। पर यह इस बात को गलत कर दिया थियोफ्रास्टस ने। इन्होंने बाद में बताया कि जो है बायोलॉजी में ना सिर्फ जूलॉजी आता है, बल्कि उसमें बॉटनी भी आता है। तो आइए देखते हैं। ये आप लोग को पता चल गया होगा कि जूलॉजी और बॉटनी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए हम पहले अपना जूलॉजी पढ़ते हैं। जूलॉजी का पहला सब टॉपिक हम लोग लेते हैं सेल, जिसको कहते हैं कोशिका, हिंदी में कहते हैं कोशिका। यह हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई होती है। यह हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई होती है। जिस प्रकार से कोई किसी भी घर को छोटे छोटे ईंटों से बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से सभी कई सारे सेल मिलाकर हमारे पूरी शरीर का निर्माण करते हैं। तो यह हमारा पहला टॉपिक था। उसके बाद आइए कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की। अब ये टॉपिक उठता है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक द्वारा सबसे पहले कोशिका की खोज की गई थी। हम इसमें मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ज्यादा कंटेंट रखेंगे पर सिर्फ मेन टॉपिक से, ऐसे टॉपिक से नहीं जिनसे कुछ क्वेश्चन फंसते ही नहीं है। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट हुक ने। पर पूछता है कि रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका की खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। उन्होंने जो कोशिका खोजा था वो दरअसल मरा हुआ था। तो अब ये क्वेश्चन उठता है, फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। और देखिए अब चौथा पॉइंट देखते हैं, कोशिका का सिद्धांत। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगभग यही है, इसमें मेन कॉन्सेप्ट कि कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। इन दोनों का नाम बहुत ज्यादा आता है। तो ये साइडन और स्वान द्वारा दिया गया था, जिसमें आपको पढ़ना होगा जो है एनिमेलिया, फंजाई, जितने भी 5 जगत हैं आप लोग को उनके बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, आइए हम लोग कुछ जनरल नॉलेज के भी फैक्ट देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका
सबसे बड़ी कोशिका। अब यह सबसे बड़ी कोशिका, जब सिर्फ सबसे बड़ी कोशिका ही पूछा जाए, मानव उसमें ना लगा हो, तो वो क्या होगा? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका क्या होगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। लगभग आप लोगों ने सुना होगा, शुतुरमुर्ग का एक अंडा लगभग 2 से 2.5 किलो का होता है। और दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। अब देखते हैं, यदि पूछ लिया जाए सबसे बड़ी कोशिका मानव में सबसे छोटी कोशिका यदि पूछ लिया जाए, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका होता है स्पर्म, जो कि मेल्स में पाया जाता है। स्पर्म मतलब होता है शुक्राणु। तो फिर बड़ा में यदि पूछा जाए तो बड़ा में ओवम होता है, जो कि फीमेल्स में पाया जाता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो वो होती है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, जो कि हमारे ब्रेन में पाई जाती है। ब्रेन मतलब दिमाग में पाई जाती है, यहाँ पे। आइए हम लोग सेल के बारे में देखते हैं। सेल, अब सेल के 2 पार्ट होते हैं, डिवीजन जिसका होता है विभाजन, और होता है रिकंस्ट्रक्शन मतलब पुनर्निर्माण। विभाजन मतलब, विभाजन से आपको साफ है कि जो है जिसमें विभाजन मतलब खंडित होता, और पुनर्निर्माण मतलब होता है जिसमें फिर से बनता हो, दोबारा से। आइए देखते हैं, सबसे ज्यादा तेज विभाजन किसमें होता है? लीवर में होता है, यकृत में। इसी वजह से यदि आपके पेट में कोई घाव हो तो वो अपने आप से बहुत जल्द ही भर जाएगा। लेकिन यदि आपके तंत्रिका यानी कि ब्रेन में हो गया, न्यूरॉन्स, ब्रेन में यदि आपके कोई भी दिक्कत हो गया, यदि आपको चोट लग गया, तो वह लगभग ना के बराबर ही कवर हो पाता है। अर्थात वहां पे बहुत कम, कह सकते हैं बिल्कुल होता ही नहीं है। सेल डिवीजन वहां पे नहीं होता है। सबसे ज्यादा धीमा पुनर्निर्माण कहाँ होता है? सबसे ज्यादा धीमा पुनर्निर्माण न्यूरॉन्स में होता है, जो कि ब्रेन में। इसी वजह से जिसको सर पे चोट लग जाती है वो जल्दी घाव भर नहीं पाता। आइए देखते हैं, अब हम सेल के कुछ पार्ट, सेल के कुछ मेन पार्ट्स देखेंगे, ठीक है। तो मेन पार्ट में पहली आती है कोशिका झिल्ली। पहली आती है कोशिका झिल्ली, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। आइए इसका काम देखते हैं। जैसे कि आप ये सपोज कीजिए कोशिका है। अब कोशिका में अंदर जो है बहुत सारे चीज भरे हुए हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ और सब चीज हुआ, सब भरे हुए हैं। तो उसके ऊपर की जो ये परत होती है, उसके ऊपर की जो ये परत होती है, उसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। अब यह कोशिका झिल्ली, यह कोशिका का अंग होता है। ये मेन पॉइंट्स हम आपको लिखवा दे रहे हैं, जिससे आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा और कम ही कंटेंट में आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपको देखिए, पहला पॉइंट देखिए, इसको कहते हैं कोशिका का यह अंग है। किस चीज का अंग है? यह कोशिका का। साफ सी बात है, यदि जो है यह कोशिका के बाहर की झिल्ली है, तो यह बिल्कुल कोशिका का अंग ही होगा। और दूसरा, यह अर्धपारगव होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेमी परमिएबल। अब आप लोग नाम से लगभग समझ सकते हैं कि अर्धपारगव अर्थात सेमी परमिएबल में ये होता है कि जिसमें कुछ चीजें तो जाती हूं पर संपूर्ण चीजें ना जाती हूं। जैसे आप लोग मच्छरदानी लगाते हैं रात को, तो फिर उसमें हवा जाता है, धूल के कुछ कण जाते हैं और बहुत सारी चीजें उसके अंदर प्रवेश करती हैं, पर कुछ चीजें उसमें नहीं जा पाती हैं, जैसे कि मच्छर हो गए, मक्खियां हो गई आदि, बहुत सारी चीजें, ठीक है। बड़ी चीजें नहीं जा पाती हैं। ऐसे ही होता है ये भी सेमी परमिएबल, जिसमें कि कुछ चीजें तो जाती हैं पर सभी चीजें नहीं जा पाती हैं। अब तीसरा, यह प्रोटीन से बना होता है। ये जो कोशिका की झिल्ली होती है सेल के ऊपर, यह किस चीज से बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। और यह चौथा पॉइंट है, यह एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि यह एनिमल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। यह एनिमल सेल में और प्लांट सेल में दोनों में पाया जाता है। आइए इसी क्रम में अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। इसे कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। अब यह देखते हैं कहां पे है। देखिए, कोशिका भित्ति इसके एकदम बाहरी किनारे पे होता है। कोशिका भित्ति सेल के बाहरी किनारे को, आउटर लेयर को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। अच्छा, अब इसका ये कार्य देखते हैं। ये कार्य क्या है? कार्य इसका ये कार्य देखते हैं। इसका कार्य है मजबूती प्रदान करना। किसको? यह मजबूती प्रदान करता है सेल को, ठीक है। और यह सिर्फ पाया जाता है किनमें? पादपों में। पादपों में मतलब
प्लांट्स में पाया जाता है सिर्फ। इसका कार्य क्या होता है? मजबूती प्रदान करना। किसको मजबूती प्रदान करना? सेल को मजबूती प्रदान करना। और यह किन में पाया जाता है? ओनली इन प्लांट्स, मतलब पादपों में केवल सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया। और देखिए यह सेलुलोज का बना होता है। किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। क्या? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। अच्छा, अब आइए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछा जाता है कि इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है? यह मान लेते हैं कि यह मजबूती प्रदान करता है सेल को, तो फिर इसका एग्जाम्पल है, ये जो पेड़ों का छाल होता है वह किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। और वही होता है कोशिका भित्ति। वह पेड़ों को क्या प्रोवाइड कराता है? एक तरह से सपोर्ट, जिसे कह सकते हैं मजबूती प्रदान करता है पेड़ों को, पादपों को मजबूती प्रदान करता है। कौन? कोशिका भित्ति। इसमें आपने सब कुछ देख लिया, हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह होता है जीव द्रव्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीव द्रव्य। अभी जब तक जो मैंने इसमें से 3 पार्ट आपको बताए, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगभग जीव द्रव्य ही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जीव द्रव्य है। चलिए देखते हैं जीव द्रव्य के बारे में। यहाँ पे देखिए, ये कोशिका है, ये इसके अंदर गॉल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया और सब है रेड कलर में, और जो ये ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई दे रहा है, यह जीव द्रव्य है। क्या है? जीव द्रव्य, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। यह जो है पूरे कोशिका के अंदर, पूरे कोशिका के भीतर भरा हुआ होता है। ठीक है, जीव द्रव्य। इसका काम क्या है? एक दूसरे को आपस में न चिपकने देना। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गॉल्गी बॉडी हो गया, या फिर कोई और जितने भी चीजें होती हैं कोशिका में, उसको वो चिपकने नहीं देता है। यह एक गाढ़ा कह सकते हैं लिक्विड होता है, जिसके रहने से एक दूसरे से सब चिपकते नहीं हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी और सब चीजों को एकजुट नहीं करता है। इस वजह से सभी अपना काम अच्छी तरीके से कर पाते हैं। अब आइए देखते हैं, इसको किसने खोजा था? पुरकिंजे ने खोजा था। ये मैंने आपको सिर्फ खोजने वाला इसी में बताया है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। और नॉर्मल लेवल पर जैसे एसएससी जीडी हुआ या फिर और कोई एग्जाम हुआ, उसमें नॉर्मल लेवल पर पूछ लिया जाता है कि जो जीव द्रव्य का खोज किसने किया था। तो जीव द्रव्य का खोज पुरकिंजे ने किया था। बस आपको इतना सिंपल याद रखना है कि पुरकिंजे ने इसका खोज किया था। अच्छा, अब देखिए जीव द्रव्य में जो है, जीव द्रव्य में 85% द्रव्य होता है। तो मैंने आपको जैसा कि पहले ही बता दिया है कि जो है इसमें क्या होगा? द्रव्य ही होगा। वही जो है इन सबको आपस में टकराने से या फिर कहते हैं सिकुड़ने से बचाता है, सबको एक दूसरे में चिपकने से बचाता है। इनका कार्य क्या होता है? एक दूसरे को न चिपकाना, एक दूसरे को न चिपकाना। ठीक है, इनका यही कार्य होता है, एक दूसरे को न चिपकाना। जब यह मौजूद रहेगा तो ये एक दूसरे से नहीं चिपकेंगे। और यह जीवन का क्या होता है? आधार होता है। यह क्या होता है? जीवन का आधार होता है। यह बात आप याद रखेंगे कि जीवन का आधार किसे कहा जाता है? तो यह जीवन का आधार जीव द्रव्य को कहते हैं। जीवन का आधार जीव द्रव्य को कहते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे सेल के पार्ट। अभी तक ये हम मेन पॉइंट्स बता रहे थे आप लोग को। अब हम अगला देखेंगे सेल के पार्ट। अगले वाले पार्ट में हम बात करेंगे इसके अंदर की चीजों के बारे में। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। और यदि आप लोग को मेरा यह पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें। धन्यवाद।